नमस्कार सभी को। आज फिर इतिहास के दूसरे लेक्चर में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने हिस्ट्री के पहले पार्ट को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोग उसका मीनिंग और डिफिनेशन, दो चीजें हम लोग क्या किए थे, डिस्कस किए थे। यानी उसका अर्थ और परिभाषा डिस्कस किए थे। अर्थ के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया था कि बेटा इतिहास है क्या, इतिहास के अंतर्गत क्या किया जाता है, इतिहास को कौन कौन से विद्वान ने किस किस तरीके से उसको परिभाषित किया है, वो सारी चीजें हम लोग कल डिस्कस किए थे। हमने आपको ये भी बताया था कि इतिहास के अंतर्गत हम लोग अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहास क्या है, संस्कृति और सभ्यता का एक अंग है। ये भी बताए थे कि इतिहास किसी भी देश के सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, जिसके द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि कोई भी देश या कोई भी सभ्यता या कोई भी संस्कृति कब कितना कैसे क्या की विकास की। ठीक, तो उसी श्रृंखला को, प्रश्न की श्रृंखला को हम लोग आगे करेंगे। लेकिन कल जहां तक हमने आपको मीनिंग और डिफिनेशन बताया था, उसके आगे कुछ चीजें मैं आज आपको बता दूं। तो आप समझिए, देखिए, कल जो चीजें हम लोग डिस्कस किए थे, तो हमने आपको बताया था उसके मीनिंग और डिफिनेशन के बारे में। आज हम लोग इतिहास के विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल का टॉपिक हो गया था बेटा। कल हम लोगों ने क्या क्या देखा था? कल हमने पहले देखा था आपका इतिहास का अर्थ, हम लोग का क्या हुआ था, डिस्कस हुआ था। ठीक, क्या हुआ था? इतिहास का अर्थ डिस्कस किए थे। इसके बाद हम लोग आपका इतिहास की परिभाषा को हम लोग क्या किए थे, पढ़े थे। यानी हम लोग का मीनिंग भी हो गया था और डिफिनेशन वाला पार्ट भी क्या हो गया था, क्लियर हो गया था। कल वाला लेक्चर जो लोग नहीं देखे होंगे, वो कल वाले लेक्चर को एक बार देख लेंगे। आपके यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, पार्ट 1 के नाम से, उसको देख लीजिएगा। अब आज जिस विषय वस्तु पे, यानी जिस टॉपिक पे हमको चर्चा करना है, वो आपका टॉपिक है आपका इतिहास का विकास, डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री। इतिहास विकसित कैसे हुआ, पहले इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इतिहास विकसित कैसे हुआ। तो पहले देखिए, इतिहास का विभाजन और विकास। तो हम लोग पहले विभाजन को समझ लेते हैं, फिर विकास को समझेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं आपका इतिहास का विभाजन। ठीक बेटा, यानी कि इतिहास को हम कैसे बांटते हैं। जब हम हिस्ट्री पढ़ने जाते हैं तो हिस्ट्री में हमको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जैसे अगर हम कोई बुक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का उठा लें, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि प्राग्ञ ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, उसके बाद ऐतिहासिक काल, नवपाषाण युग, महापाषाण युग। तो हमको समझ में नहीं आता है कि ये युग जो है ये है क्या, और उसी को समझने में हमारा क्या होता है, काफी टाइम चला जाता है। तो मैं केवल 2 से 3 मिनट में ये वाला कंफ्यूजन आपका दूर कर देता हूं। आज के बाद आपको युगों को लेकर और आपके टाइम पीरियड को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप समझिए, हमने कहा इतिहास का विभाजन। तो बेटा इतिहास का विभाजन जो है 2 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ, बोलो? 2। इतिहास का विभाजन कितने स्टेप्स में हुआ बेटा? 2 चरण में हुआ। पहले चरण की अगर बात करें, तो जो आपका पहला चरण है, उस पहले चरण में हम लोग जो है पढ़ते हैं प्रमाण के आधार पर आपका इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन यानी पहले में हम लोग ए में पढ़ते हैं आपका प्रमाण के आधार पर इतिहास का विभाजन। इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू सोर्स। क्या कह सकते हैं? अकॉर्डिंग टू सोर्स डिवाइडेशन। तो डिवाइडेशन की अगर बात करें तो हमने कहा भैया कि प्रमाण के आधार पर हम इसको क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। तो प्रमाण के आधार पर इसको कैसे विभाजित करते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। बी की बात करें तो बी जो है आपका पार्ट, उसको कहते हैं विकास के
आधार पर विभाजन। यानी हम जो है आपको दो तरह से इतिहास को विभाजित करके बता रहे हैं। अब चलिए इसका एक स्ट्रक्चर बना देते हैं ताकि आपको समझने में जो है आसानी रहे। तो टॉपिक का जो हमारे नाम है वो क्या है आपका? इतिहास का आपका विभाजन। ठीक, अब इतिहास के विभाजन को हम तीन पार्ट में, देखिए यहां पे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसको तीन पार्ट में क्या किया गया? विभाजित किया गया। पहला पार्ट जो है बेटा वो है आपका, हमने कहा प्रमाण के आधार पर, अकॉर्डिंग टू सोर्स। दूसरा है विकास, क्या है दूसरा है आपका? विकास के आधार पर विभाजन। ठीक, अब तीसरा पार्ट जो आता है आपका अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट हो गया सेकेंड पार्ट। पार्ट ए आपका हो गया अकॉर्डिंग टू सोर्स, पार्ट बी हो गया आपका अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट। थर्ड पे आते हैं और अकॉर्डिंग टू रीडिंग के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं, इसको अकॉर्डिंग टू स्टडी कहते हैं, यानी अध्ययन के आधार पर विभाजन। ठीक, तो ये तीन पार्ट आपका हो गया, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। इतिहास का विभाजन है बेटा पार्ट ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास के भाग। तो ये प्रमाण के आधार पर हो गया, ये विकास के आधार पर हो गया, और ये अध्ययन के आधार पर हो गया। ये समझ गए? चलिए आगे चलते हैं और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? प्रमाण की बात करते हैं। तो पहला पार्ट जो था बेटा, पहले वाले पार्ट को कहते हैं हम लोग क्या? प्रमाण के आधार पर विभाजन। तो प्रमाण के आधार पर जो इतिहास है आपका, उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको भी हम लोग तीन पार्ट में बांटते हैं। अब देखिए यहां से आपका जो कंफ्यूजन था वो दूर होना शुरू हो गया होगा। हम सबसे पहले क्या किए? प्रमाण के आधार पर, विकास के आधार पर, और इसके साथ साथ हमने उसको अध्ययन के आधार पर विभाजित किया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? एक एक पार्ट को समझ रहे हैं। तो प्रमाण के आधार पर विभाजन भी तीन भागों में हुआ। पहला हुआ आपका जिसको कहा जाता है प्राग ऐतिहासिक काल। और सीबीएसई वाले सुन लें, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्री हिस्टोरिक एज। क्या कहते हैं? प्री हिस्टोरिक एज। अब दूसरा जो है इसको कहते हैं हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल की बेटा बात करें तो इसको कहा जाता है अब तक क्या? प्रो हिस्टोरिक एज। सीबीएसई वाले फिर से सुन ले, प्री हिस्टोरिक एज, प्रो हिस्टोरिक एज। आद्य इतिहास को इंग्लिश में कहते हैं प्रो हिस्टोरिक एज। चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं और उसको कहते हैं हम लोग ऐतिहासिक काल। क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल। तो ये तीन भाग में हमने क्या किया? अकॉर्डिंग टू सोर्स हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया। अकॉर्डिंग टू सोर्स भी हमने इसको क्या किया? तीन पार्ट में डिवाइड किया, प्री हिस्टोरिक एज, प्रो हिस्टोरिक एज एंड हिस्टोरिक एज। समझ में आया यहां तक चीज? चलिए आगे चलते हैं। अब एक तो प्रमाण के आधार वाला तो क्लियर हो गया बेटा। अब बात करते हैं हम आपका विकास के आधार पर, यानी पार्ट जो है जो बी वाला पार्ट है जिसको कहते हैं अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट, यानी आपका दूसरा जो है उसको कहते हैं विकास के आधार पर। तो बेटा विकास के आधार पर भी इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अब देखो यहां से और भी डाउट, आपके कंफ्यूजन जो है
क्लियर हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए विकास के आधार की बात करें तो सबसे पहले आता है आपका पाषाण काल, यानी इंग्लिश वाले सुन लो, पियोलिथिक एज। क्या आता है पहले? पियोलिथिक एज। उसके बाद आता है आपका मध्य पाषाण काल, अंग्रेजी में इसको कहते हैं मेसोलिथिक एज। क्या कहते हैं? मेसोलिथिक एज। अब आते हैं हम लोग नौ पाषाण काल, नौ पाषाण काल। चलिए अगला जो है आपका जो तीसरा पार्ट है विकास के आधार पर, नौ पाषाण काल। इसको इंग्लिश में कहते हैं नियोलिथिक एज। क्या कहते हैं? नियोलिथिक एज। तो बेटा पियोलिथिक एज हो गया, मेसोलिथिक एज हो गया, नियोलिथिक एज हो गया। अब यहां पे क्या होता है, कुछ बच्चे जो नेट का प्रिपरेशन करते हैं, आपके सिविल का प्रिपरेशन करते हैं, यूपीएससी का या फिर एसएससी जीडी, यानी बड़े परीक्षाओं की जब आप परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है इतिहास को पढ़ने में, कि यहाँ पे तो ये आपको समझ में आ गया विकास के अकॉर्डिंग टू प्रमाण, मतलब एक तरह के अकॉर्डिंग टू सोर्स जो था वो क्लियर हो गया, प्रमाण के आधार पर 3 हो गया, विकास के आधार पर आपका क्या हो गया 3 हो गया। अब ये जो पाषाण काल है बेटा ना, इसे कहा जाता है पूरा पाषाण काल। क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल इसको इसलिए कहा जाता है कि ये जो पूरा टाइम है ये स्टोन एज का टाइम है। कौन सा टाइम है? स्टोन एज का टाइम है। तो पूरा पाषाण काल की अगर हम बात करें तो इस पूरा पाषाण काल को भी हम लोग 3 पार्ट में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। स्ट्रक्चर एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक, तो पूरा पाषाण काल की बात करें तो ये भी आपका क्या है 3 पार्ट में डिवाइड है। पहले है आपका, इसको कहा जाता है पूर्व पाषाण काल, यानी इसको कहा जाता है प्री पियोलिथिक एज, और इसे क्या कहा जाता है? पूर्व मध्य पाषाण काल। इसको कहा जाता है प्री मेसोलिथिक एज, और इसको कहा जाता है आपका उत्तर काल। क्या कहा जाता है? उत्तर काल। तो ये 3 पार्ट्स आपका हो गया, यानी विकास के आधार पर देखा जाए तो पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नौ पाषाण काल। अब आप कहेंगे सर ये विकास के काल पे क्यों है, वो सोर्स के काल पे क्यों है? तो इस पर मैं एक विस्तृत एक जो है बढ़िया से लेक्चर बनाऊंगा इतिहास के विभाजन पर। ठीक, अभी मैं एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको करवा दे रहा हूं कि आप इस चीज को समझ लें, और कल जो प्रश्नों की श्रृंखला जो हमारा 20 क्वेश्चन कल डिस्कस हुआ था, आज जो 20 क्वेश्चन बचा हुआ है उसके बारे में हम लोग क्या कर लें, डिस्कशन कर लें। ठीक, तो यहां तक की चीजें समझ में आ गई। अब एक चीज और बता देते हैं, अध्ययन के आधार की बात कर लेते हैं। चलिए, तो हमने 3 आपको बताया था। अब तीसरा जो पार्ट आपका बचता है, यानी सी जो बच रहा है, उसको हम कहते हैं अध्ययन के आधार पर विभाजन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? अध्ययन के आधार पर विभाजन। अब देखो ये अध्ययन के आधार पर भी 3 प्रकार का है, यानी अकॉर्डिंग टू सोर्स देखे तो भी 3 है, अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट देखे तो भी 3 है, अकॉर्डिंग टू स्टडी देखे तो भी 3 है। तो अकॉर्डिंग टू स्टडी देखते हैं फर्स्ट पार्ट, इसको कहते हैं बेटा प्राचीन इतिहास। क्या कहते हैं? प्राचीन इतिहास। यहीं से आप लोग पढ़ना शुरू करते हैं ना, प्राचीन इतिहास। इसको हम लोग कहते हैं क्या? एंशिएंट हिस्ट्री। जो दूसरा पार्ट है इसको कहा जाता है आपका मध्य इतिहास। इसे आप क्या कहते हो? मिडाइवल हिस्ट्री। और जो लास्ट वाला पार्ट आता है इसको आप कहते हो आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो ये जो अगला आपका वो है वो क्या? मॉडर्न हिस्ट्री। यानी अकॉर्डिंग टू स्टडी की बात करें, अध्ययन के आधार पर बात करें
तो इसे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास में क्या किया गया है, विभाजन किया गया है। तो आज अभी केवल इतना ही इंट्रोडक्शन देंगे, क्योंकि इस पर मैं एक अलग से बहुत बढ़िया वीडियो बनाऊंगा इतिहास के विभाजन पर। ठीक, तो देखिए जैसे हमने आपको कुछ चीजें बताई, आइए पहले पार्ट से हम लोग देखते हैं। हमने आपको बताया कि हम लोग इतिहास के अर्थ और परिभाषा को डिस्कस किए थे। आज हम लोग इतिहास के विकास को पढ़ेंगे। फिर हमने बताया इतिहास का विभाजन प्रमाण के आधार पर, विकास के आधार पर और अध्ययन के आधार पर इसको विभाजित किया गया है, अकॉर्डिंग टू सोर्स, अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टडी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सोर्स जो है उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। आपका है प्री हिस्टोरिक एज, उसके बाद प्रो हिस्टोरिक एज और उसके बाद है आपका हिस्टोरिक एज। अब नेक्स्ट जो था आपका, हमने आपको अगला बताया था बेटा अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट हमने बताया एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड आपका जो है हमने बताया क्या, सॉरी हमने आपको बताया पियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज के बारे में। और इसके बाद हमने ये भी बताया कि जो पियोलिथिक एज का टाइम ड्यूरेशन है वो काफी लॉन्ग है, काफी लार्ज है, इसलिए इसको 3 शॉर्ट पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑल स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसको कहा जाता है आपका प्री पियोलिथिक एज और इसको कहा जाता है प्री मेसोलिथिक एज और उसके बाद आपका ये उत्तर काल, बाद का काल है। तीसरे काल की तरफ पाते, तीसरा जो विभाजन है वो क्या है, अध्ययन के आधार पर विभाजन। देखो इधर, अध्ययन के आधार पर विभाजन, अध्ययन के आधार पर विभाजन करें यानी अकॉर्डिंग टू स्टडी की बात करें। किसकी बात करें, अकॉर्डिंग टू स्टडी। तो हमने इसको कहा क्या, इसको हमने कहा एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। इसके टाइम ड्यूरेशन के बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो अभी 3 चीजें आपको हमने बता दिया बहुत शॉर्ट वीडियो में कि इतिहास को विभाजित कैसे किया गया। कल हम लोग मीनिंग और डिफिनेशन डिस्कस किए। बेटा शुरू से एकदम क्लास चल रहा है, यूपीपी का स्पेशल वर्दी बैच आपका स्टार्ट है। प्रतिदिन हम आपके यूट्यूब पर जीके हिंदी का जो लेक्चर है, जो आपके अकॉर्डिंग टू एग्जाम इंपॉर्टेंट है, वो मैं रोज अपडेट कर रहा हूं, उसको देखिए और हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए। हमने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू स्टडी भी ये 3 पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो हमारा आज इतिहास का विभाजन वाला जो लेक्चर था वो भी हमारा क्लियर हो गया। इस पे मैं एक बड़ा सा लेक्चर बनाऊंगा पीजीटी की तैयारी करने वाले बच्चे, जो नेट की तैयारी करते हैं उनके लिए, और इसके साथ जो एसएससी जीडी ग्रेजुएशन लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। तो उसका एक मैं बड़ा सा वीडियो बनाऊंगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, कल जो प्रश्नों की श्रृंखला हमारी छूटी हुई थी उस श्रृंखला को हम लोग पूरा करेंगे। तो आपका जो है पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बेटा कि विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। मैं भी इसके बारे में तो हम लोग कल डिस्कस कर लिए थे कि विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ, ये मैंने आपको बता दिया था। जो आपका कंफ्यूजन था 57-58 का वो भी हमने दूर कर दिया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका जो है शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ। ठीक है, शक संवत स्टार्ट इन 78 AD ड्यूरिंग द रीज ऑफ विच इंपीरियर। तो बेटा हमने कल ही तो आपको बताया था कि जो कनिष्क था, कनिष्क ने ही क्या किया था, एक तरीके से कनिष्क ने आपके किसका, शक संवत का, किसका, शक संवत का स्थापना किसने किया था, कनिष्क ने किया था। किसने किया था, कनिष्क ने किया था। और हमने आपको देखिए बता दें, भारत में ये जो कनिष्क था, कनिष्क जो था ये चीन का रहने वाला था। कहां का, चीन का। और ये आपका जैसे कि ये मान लीजिए ये उत्तर वाला पार्ट है बेटा, ये दक्षिण वाला पार्ट है, ये आपका पूरब है, ये आपका पश्चिम है। तो इधर आप देखेंगे ऊपरा कपड़ा पे तो चाइना बैठा हुआ है। कपड़ा पे आप देखेंगे भारत के नक्शा के, तो एक कपड़ा पे आपका जो है खोपड़ी पर चाइना बैठा हुआ है, चिंगचांग। तो ये चाइना की एक जाति थी, जनजाति, जिसको कहते हैं यूची। वर्तनी सुधार लेना, कुछ और मत पढ़ लेना तुम लोग, यूची लिखा हुआ है, ठीक है। तो यूची जाति थी। तो यूची जनजाति की अगर हम बात करें तो यूची जनजाति की ही एक शाखा थी, और इसी यूची जनजाति का ही एक जो क्या था, इसकी 4 शाखाएं थी बेटा। कितनी शाखाएं थी, 4।
और चारों शाखाओं में 2 शाखा तो वहीं पे रह गई चाइना में, 2 शाखाएं भारत में आई, उसमें से एक आया कौन, कनिष्क। कुषाण वंश में आपका विमकट फिशेस, कुजुलकट फिशेस, कनिष्क और हुविस्क, इतने आते हैं, अंतिम वसुदेव तक हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो कनिष्क शक संवत वाला ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। आप देख लीजिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ठीक, बीच बीच में जो चीजें आपको बताते रहते हैं उस चीज को भी आप ध्यान से सुना करिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 22। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? लो, तो इसके बारे में तो कल ही बताए थे। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है, तो राष्ट्रीय पंचांग किस पे है आपका, बताइए, विक्रम संवत की शक संवत? तो आपका राष्ट्रीय पंचांग जो है वो इस पे काम करता है, किस पे, शक संवत पे काम करता है। किस पे, शक संवत पे। और शक संवत की स्थापना कब हुई, 78 ईस्वी में। किसने किया, कनिष्क ने। किसने किया, कनिष्क ने, एकदम रट लो। ठीक, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं कि प्रश्न संख्या 23 क्या है। प्रश्न संख्या 23 है, गुप्त संवत 319-20 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चलिए, कौन बता रहा है? गुप्त वंश से रिलेटेड क्वेश्चन है। आज सारे क्वेश्चन बेटा संवत वाला उठा के एक जगह रख दिए हैं कि जितना संवत से प्रश्न आए यहीं पे क्लियर हो जाए, उसको अलग अलग वंशावलियों में पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आज पूरा संवत उठा के एक जगह रख दिए हैं। इस 20 क्वेश्चन से आप संवत पढ़ लिए तो किसी भी परीक्षा में संवत पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, आइए चलिए आगे चलते हैं। गुप्त संवत 319, गुप्त संवत आपका दिया है 319-20 में। किसने प्रारंभ करने का? तो देखो, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, बोलो, श्रीगुप्त। कौन था, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था और इसी का लड़का था कौन, चंद्रगुप्त प्रथम। और इसका लड़का कौन था, कौन था बताओ? अरे तुम लोग जो है घटोत्कच। घटोत्कच के बाद कौन आता है? गुप्त वंश एकदम नहीं पढ़े हो तुम लोग, चौपट हो गए एकदम। सुनो, चंद्रगुप्त की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है, चंद्रगुप्त प्रथम जो है उसने ही क्या किया था, गुप्त संवत का स्थापना किया था। ठीक है, किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम। सॉरी, देखो मैंने द्वितीय कर दिया, इसको क्लियर करते हैं। ये आपका नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है, चंद्रगुप्त प्रथम को ही आप गुप्त संवत का संस्थापक मान सकते हैं। यहां तक क्लियर? चलो आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। भाई प्रश्न संख्या 23 का कहा था, देखा, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? कौन बताएगा, बताओ जी। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? ऑप्शन ए, संवत का आरंभ जब आपने क्या किया था, राज्यारोहण, उसका जब राज्याभिषेक हुआ था तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में क्या किया था, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में इसने क्या किया था, गुप्त संवत का क्या किया था, प्रारंभ किया था। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 25 यानी 25वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। 5 प्रश्न आज नया श्रृंखला जो है हम लोग डिस्कस कर लिए। क्या कह रहा है, निम्न कथनों में विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। क्या कह रहा है, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, शक संवत सन 78 से प्रारंभ हुआ, तो है ही दोनों, तो यही सही हो गया, कोनो दिक्कतें नहीं है, कोई कंफ्यूजन। गुप्त संवत 319 में आरंभ हुआ, यो सही है। भारत में मुसलमान शासन का युग जो है 1192 ईस्वी से क्या हुआ, शुरू हुआ। तो मुगल मुसलमान शासन देखा जाए तो 1191-92 में क्या हुआ, तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध हुआ था। तो आपका जो ऑप्शन सी है मुझे लग रहा है 1, 2, 3 तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मुसलमान शासन तो मोहम्मद बिन कासिम 712 से ही आरंभ हो जाता है, तो यहाँ 1192 का तो कोई मतलब नहीं है। ठीक भाई, 1192 में क्या हुआ था, 1192 में तराइन का
सेकेंड युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? दूसरा युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में हुआ था। कुछ नहीं पढ़ते हो तुम लोग ना, मार के बुद्धि हरी कर दे तुम लोग का। तो ये तराइन का जो है सेकेंड वाला जो है आपका हुआ था 1192 में, और 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक, चलिए ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 26। 26 ला, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की? तो एक नहीं 50 बार बता दिए हैं। जब कोई संवत स्थापित होता है तो राज्यारोहण से रिलेटेड होता है। हर्ष का क्या था? हर्ष किस वंश का राजा था? पुष्यभूति वंश। किस वंश का? पुष्यभूति वंश। किस वंश का था बेटा? आपका पुष्यभूति वंश का शासक था। और पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? प्रभाकर वर्धन। कौन था? प्रभाकर वर्धन जो था वो क्या था? पुष्यभूति वंश का संस्थापक था। और इसी का जो है तीसरा राजा, प्रभाकर वर्धन के बाद बनता है राजवर्धन, उसके बाद बनता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी तक क्या किया था? शासन किया था। उत्तर भारतीय इतिहास का सबसे अंतिम अगर कोई अच्छा राजा रहा तो कौन सा रहा? एक तरीके से समझ लो उत्तर भारत का जो इतिहास है ना, ये हर्ष के शासन काल में क्या होता है? खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लगभग 700 ईस्वी तक या 750 ईस्वी तक आता है, 647 तक उसको एंड मानो। ठीक, तो यहां ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में उसने क्या किया था? इस वंश का यानी हर्ष संवत का स्थापना किया था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इतिहास बेटा एक बार आप यहां से पढ़ लिए, इस चैनल से पढ़ लिए और मेरे द्वारा बताए गए तथ्यों से पढ़ लिए, तो एक प्रश्न आप समझिए यहां नहीं पढ़ रहे हैं। इस प्रश्न से जुड़े हुआ जो भी चीज है मैं सारा चीज आपको बता दे रहा हूं, कहीं से कुछ और पढ़ने की आवश्यकता आपको ना पड़े। निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों के द्वारा प्रयुक्त होता है? कलचुरी। तो पहले देखिए कौन बताएगा। कलचुरी जो है कलचुरी वंश से संबंधित थे। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर करते हैं इसको। हाँ, अब दिख रहा है। चलो, कलचुरी वंश की बात कर रहे हैं ना, तो पहले तो है ही समझ लो, तुम लोग पहले ही जान चुके हो कि विक्रम संवत विक्रमादित्य, शक संवत जो है कनिष्क, अब एक को इनमें से कोई नहीं बची गया। तो ये देखो कलचुरी दिया है, तो कलचुरियों ने क्या किया था? त्रैकुटक संवत की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी, यानी आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो क्या है? सही है। ठीक, कलचुरियों की शाखाएं पढ़े हो ना, 2 शाखाओं के बारे में इतिहास में पढ़ाया जाता है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या, प्रश्न संख्या 28 की बात करते हैं। 28 क्या कह रहा है भैया? चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो पहले तो ये बताओ कि इसमें चालुक्य राजा है कौन? तो हमें तो लग रहा है विक्रमादित्य द्वितीय है। कौन है? विक्रमादित्य ये है तीसरा, यही है भाई। तो यहां पर ऐसे ही क्लियर हो गया। चालुक्य विक्रम संवत की स्थापना किसने की? तो विक्रमादित्य जो है छठा जो है वो 5 हो गया भैया, इसके बाद आपका 6 हो गया। तो विक्रमादित्य खस्ट एक तरीके से यानी जो 6 था उसने क्या किया था? चालुक्य विक्रम संवत को क्या किया था? जो है इस्टैब्लिश किया था। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो हमको तो लग रहा है लक्ष्मण सेन होगा। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, तो यहां पे है कि निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत, तो धर्मपाल है नहीं, इसने कुछ नहीं चलाया, देवपाल भी कुछ नहीं, विजय सेन भी कुछ नहीं, तो आपका ये किस वंश का है? कौन से वंश का है लक्ष्मण सेन? अरे सेन वंश का है मूर्खों, सेन वंश का है। उल्टा पुल्टा बस इतिहास पढ़ो, मारो कि पूरा इतिहास का धज्जी कबाड़ दो। आओ आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 के शक संवत का वर्ष है? ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसको डिस्कस नहीं करना है। विक्रम संवत 2070 को ईस्वी में 2013 आएगा, इसको भी कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पुराना है। विक्रम संवत एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, विक्रम संवत एवं शक संवत के आरंभ के बीच, मतलब ये दोनों जो संवत हुआ था, तो आपको तो पता ही कब हुआ था, तो हमको तो लग रहा है ऑप्शन सी 135 होना चाहिए। ठीक, तो 135 आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? 135। तो 135 वर्षों का क्या है बेटा? क्योंकि देखिए, एक तरीके से भाई विक्रम संवत की बात करें तो हमने बताया था 57-58 किसी किसी किताब में दिया रहता है। ठीक, और शक संवत की बात करें तो ये 78 ईस्वी, ये फिक्स है। अब दोनों के अंतराल को अगर टाइम याद है तो ऐसे ही भी निकाल सकते हैं कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और ये प्रश्न देखिए 3 करोड़ के लिए आ गया आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। क्या है? पुलकेशियन एक का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना होगा तो वर्ष कितना होगा? चलिए कौन बताएगा? वर्ष पढ़ो, देखो, पुलकेशियन प्रथम का वादामी शिलालेख, ये वातापी है, कहीं कहीं वादामी रहता है, शिलालेख शक वर्ष यानी कितना दिया है आपका? 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो क्या करेंगे? क्या करेंगे जी? 465 में 57 जोड़ो, कितना आएगा? 465 में 57 जोड़ो जी, कितना आएगा? जोड़ो, कितना दिया है? 465। 465 में 57 जोड़ो, कितना आ रहा है? 522। तो 522 इसमें कहीं दिया नहीं है मान लो, तो ये आपका 600 जो होगा वो क्या होगा? सही होगा। हमने आपको बताया है कि ईस्वी को संवत में कन्वर्ट करना हो तो 57 उसमें जोड़ लेते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 34। चलिए, क्या है? राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 263 लिखा हुआ है, तो शक संवत क्या होगा? तो ये आपका 1908, 1918, 1928, 1938, तो ये आपका होगा 1928। हालांकि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस पर डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं बनता। अब यहां से आइए, दिया है पुरातत्व में ये स्तर होता है बेटा, इसको कहते हैं स्तर विन्यास। क्या कहते हैं? स्तर। ये टाइप में मिस्टेक हो गया है। पुरातत्व में स्तर विन्यास, इसको स्तर समझो। स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने में प्रयुक्त किया जाता है? तो किसी संस्कृति के विस्तार में नहीं, इसमें नहीं होता। भौतिक अवशेष के क्रमिक निरपेक्ष में यही होगा। बस्ती निवासियों के शारीरिक बिल्कुल नहीं। दुधारू पशुओं को बिल्कुल नहीं। देखो, ये आर्कियोलॉजी का जो है क्वेश्चन है, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति। ठीक है, स्तर विन्यास जो पद्धति है निम्नलिखित में से किसको समझने में प्रयुक्त होता है? तो ये है भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को समझने के लिए क्या किया जाता है? प्रयुक्त किया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 36 की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 36 को देखते हैं। 36वां प्रश्न आपका क्या कर रहा है? C14 कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग जानते हो ना? देखो, कार्बन डेटिंग में होता क्या है कि हर तत्व के अंदर कार्बन, मतलब हर जीव या हड्डी वड्डी ये सब चीजें हैं, उसमें कार्बनिक तत्व विद्यमान होते हैं। और उन कार्बनिक तत्वों का क्या होता है? क्षीण होता है, वो धीरे धीरे खत्म होता है, तो उसका एक अवधि होता है। जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति में कोई वस्तु है, हम मान लिए कि इसमें 100% कार्बनिक तत्व विद्यमान है। ठीक, अब हमने मान लिया कि जो है 10 वर्ष पर 10 जो है आपका कार्बनिक तत्व क्या होता है? माइनस हो जाता है। तो अगर मान लो अगर वो हमको मिला और हमने उसका डेटिंग किया तो हमने देखा कि उसमें 20 जो है क्या है? 20 कार्बन खाली उपस्थित है, 80 आपका क्या हो गया है? खत्म हो गया है। तो हमने कहा कि बेटा 10 वर्ष में 10, मतलब 1 वर्ष में 10 जा रहा है, तो 8 वर्ष ऐसे आएगा उसका आयु।
तो यही कार्बन डेटिंग होता है। ये कह रहा है कि कार्बन डेटिंग तिथि निर्धारण पद्धति का विकास तो हेरोडोटस तो किया नहीं था, इतिहास का जनक था। हीगेल है नहीं, बीएस स्मिथ है नहीं, लॉर्ड लिब्बी ने इसका क्या किया था। ठीक है, तो लॉर्ड लिब्बी ने क्या किया था, कार्बन डेटिंग C14 तिथि का क्या किया था, एक तरीके से विकास किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों को काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद्धति अपनाया जाता है। तो हमें लग रहा है ये तो कार्बन डेटिंग ही होगा, कार्बन डेटिंग ही होगा। तो ये आपका C14 ही है। देखिए यहां पे दिया है काष्ठ, अस्थि, अभी कुछ देर पहले पता ना हड्डी वड्डी, अस्थि, शंख में क्या है, पुरातात्विक नमूनों का काल, ये काल रहेगा। काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद्धति अपनाया जाता है। तो C14 पद्धति को क्या किया जाता है, अपनाया जाता है। चलिए प्रश्नों की श्रृंखला को आगे करते हैं और हम लोग आपके 38वें क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। तो आपका 38वां क्वेश्चन क्या है, देखिए, कार्बन डेटिंग निम्न की आय निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। यानी किसका जो है कि क्या किया जाता है, डेटिंग किया जाता है। तो मुझे लग रहा है चट्टान तो होगा नहीं, पौधे होंगे नहीं, जीवाश्म होगा में भी। तो ये आपका पौधों के लिए वृक्ष वलय सिद्धांत होता है। पौधों का जो डेटिंग किया जाता है उसके लिए जो सिद्धांत उसको कहा जाता है वृक्ष वलय सिद्धांत। क्या कहा जाता है, वृक्ष वलय सिद्धांत। चट्टानों की बात करें तो इसका रॉक मेट्रिक्स होता है। जीवाश्मों की बात करें तो यही हमें लग रहा है C14 से रिलेटेड है। तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए प्रश्नों की संख्या 2 प्रश्न और आपके बचे हैं, 2 प्रश्न है और बचे। 38, 20 क्वेश्चन कल, 20 क्वेश्चन आज। तो आपका ये वाला जो टॉपिक है क्लियर हो जाएगा। अगले टॉपिक को हम लोग जल्दी से जल्दी जो है कल इस पे हम लोग लेक्चर बनाएंगे। हिंदी भी आपको कल हम हिंदी का ग्रामर वाला जो पार्ट है उसमें स्वर, व्यंजन, वर्ण, उसको हम लोग डिस्कस किया जाएगा, जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछता है। तो आप यूट्यूब चैनल जो है हमारा, और इसके बाद जो आपका गूगल प्ले स्टोर पे हमने बताया था जो कि जो पढ़ा एप्लीकेशन है उसको भी आप इंस्टॉल कर लीजिए। वहां से भी ये सारे लेक्चर आपको, मटेरियल भी है, PDF है, फ्री में प्रोवाइड हो जाएंगे। यूट्यूब से भी आपको सारी चीजें जो है फ्री में प्रोवाइड हो जाएंगी। तो बेटा बहुत ज्यादा इधर उधर बहकना नहीं है, ठीक है। किसी एक चैनल को पकड़ो, किसी एक एप्लीकेशन को पकड़ो, किसी एक टीचर को पकड़ो और उसी से अपने पूरे परीक्षा की तैयारी करो। 1-2 महीने में तुम्हारे परीक्षा होने वाले हैं। अब 1-2 महीना परीक्षा बचा है, अब उसमें तुम टीचरें चूज कर रहे हो कि आज खान सर से पढ़ लेते हैं, फिर अंकित सर से पढ़ लेते हैं, फिर भाटी सर से पढ़ लेते हैं, फिर नितिन सर से पढ़ लेते हैं। तो उसी में तुम कन्फ्यूजिया जाओगे। किसी एक व्यक्ति को पकड़ो और उसी से पढ़ना स्टार्ट करो। एक व्यक्ति को पढ़ो, क्योंकि देखो जितनी भी संस्थाएं हैं वो आपके तैयारी के लिए समर्पित है। जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सब आपके लिए है और हर सबका एक ही उद्देश्य है, आपकी सफलता। तो आप किसी एक चैनल को पकड़िए, किसी एक टीचर को पकड़िए, किसी एक व्यक्ति को पकड़िए और उसी को अपना जो है मानकर और उसी से सारी परीक्षाओं की तैयारी करिए। 20 जगह भटकेंगे तो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, ठीक है। कि तनी येहू के देख ली, तनी येहू के देख ली, तनी येहू के देख ली, तो देखता रह जाबा, परीक्षा निकल जाएगी। तो बहुत देखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 39वां क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे क्या है, प्राग्ञ इतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने क्या चलना सीखा, मानव ने एक दूसरे से बातचीत सीखा, मानव ने लिखना सीखा। तो अब देखो बड़ा मजेदार है, यहाँ पे बड़ा बढ़िया प्रश्न है, PCS का प्रश्न है बेटा। प्राग इतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना, ये माना रहेगा, माना जाता है जब मानव ने चलना सीखा। ना एकदम ना, मानव ने चलना सीखा तो बहुत पहले सीख लिया था, क्योंकि प्राग इतिहास का अंत मान रहा है, इतिहास का आरंभ मान रहा है। अब कह रहा है कि मानव ने एक दूसरे से बातचीत, एकदम ना, याद इतिहास काल, 9 पाषाण काल देखबा
तो नवपाषाण काल में ही कम्युनिटी बनना स्टार्ट हो गया था, लोग गांव और कृषि उसी स्टार्ट कर दिए थे। तो हमारे हिसाब से तो भैया मानव ने जब लिखना सीखा तभी इतिहास का आरंभ हुआ। मानव ने जब लिखना सीखा तब क्या हुआ, इतिहास का आरंभ हुआ। लेखन कला का विकास जब हुआ तभी से इतिहास का विकास हुआ। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 40वां, भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब माना जाता है? तो पहले तो देखो ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए क्योंकि देखो इतिहास में ना डेट को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है और एंशिएंट को लेकर तो और कंफ्यूजन है। एंशिएंट को लेकर कंफ्यूजन इसलिए है कि भाई कार्बन डेटिंग से जो डेटिंग होती है वो अलग हो जाती है, जो विद्वान उस पर रिसर्च कर रहे हैं वो अपना एक अलग डेट निर्धारण कर देते हैं। तो अलग अलग पब्लिकेशन के किताब हैं, अलग अलग विद्वान हैं, तो सबका अपना मत है, इसलिए एंशिएंट में टाइम ड्यूरेशन को बहुत इंपॉर्टेंस ना समझो। लेकिन ऐसे अगर देखा जाए भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल, तो ऐतिहासिक काल अगर देखो बेटा, तो ऐतिहासिक काल की बात करें तो 600 ईसा पूर्व से हम इसको मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? हम मानते हैं पहले क्या, वैदिक काल। वैदिक काल की अगर बात करें तो वैदिक काल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है आपका पूर्व वैदिक काल, क्या है, पूर्व वैदिक काल, और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। क्या है? उत्तर वैदिक काल। अब पूर्व वैदिक काल का जो सीमा है वो है आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का जो सीमा है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व क्या किया जाता है, माना जाता है। तो ये 600 ईसा पूर्व के बाद यहीं से सूत्र काल स्टार्ट होता है और यहीं से ऐतिहासिक काल स्टार्ट होता है। तो लगभग 40 प्रश्नों की श्रृंखला हमारा दो पार्ट में पूरा का पूरा डिस्कस हो चुका है। 20 क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया था, उसमें डिस्कस किया था, और 20 क्वेश्चन आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो बेटा ये आपका जो प्रश्नों का श्रृंखला था इतिहास का, ये हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस कर लिया है। और ये पूरा का पूरा आप जो है 400 क्वेश्चन अच्छे से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आप चैनल से जुड़े रहिए, यहां पर आपको जल्द से जल्द ही बाकी के जो आपके सब्जेक्ट बचे हुए हैं, जियोग्राफी बचा हुआ है, करंट बचा हुआ है, पॉलिटी बचा हुआ है, मैथ बचा हुआ है, रीजनिंग बचा हुआ है, इसका जब लेक्चर आपका स्टार्ट होगा बेटा तो एकदम आराम जो है पूरा सीक्वेंस में स्टार्ट हो जाएगा। तब तक आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमने कल भी बताया था कि गूगल प्ले स्टोर से पढ़ा ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए, सारी सुविधाएं फ्री में पढ़िए वहां से। यूट्यूब चैनल भी आपका पड़ा हुआ है, पढ़ा ऐप आप क्या करिए, अपना जो है सर्च बार में जाइए यूट्यूब के, वहां से पढ़ा ऐप है, वहां पे जो है कि हमारा फोटो लगा है, पहचान लेना हमको तुम लोग। इसके बाद जो है उसको सब्सक्राइब कर लेना, लाइक वाइक भी कर देना। तुम लोग का अंगूठा दर्द करता है क्या? लाइक वाइक नहीं करते हो, डिमोटिवेट करते हो आदमी को, मोटिवेट किया करो। लाइक करने में पता नहीं क्या जा रहा है, दांत चिपुर रहे हैं। आगे चलो, इसके बाद देखो कि इसको इंस्टॉल करके अच्छे से एकदम बढ़िया से आप तैयारी करो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हम सब चाहते हैं कि आप अपनी परीक्षाओं में, अपने तैयारी में अच्छा अंक अर्जित करें और अपने गांव का, अपने परिवार का, अपने आसपास का और अपना सबका नाम आप रोशन करें और जीवन में खूब ऊंचाइयों पर जाएं। तो थोड़ा मेहनत करिए और मेहनत से पढ़िए, ठीक है? चैनल पर बने रहिए, बाकी सुविधाएं है ही। ठीक, जय हिंद, जय भारत।